नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बाल विकास प्रैक्टिस पेपर नंबर 22 की बात करेंगे। मॉडल पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 22 की बात करेंगे। जी हाँ, शिक्षा ही प्रकाश है। आपके अपने यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी शिक्षक बंधुओं का, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम अभिनंदन है। और आज के इस अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर पर 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। सारे प्रश्न जो आपके प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर पर 30 महत्वपूर्ण नए प्रश्न होते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके संभावित प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। इसके पहले प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न पत्र सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं। यहाँ आई बटन पे आपको लिंक बना दिया गया है। एक लिंक पर सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। कहने का आप चुल्लू भर समय कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी, वैसे ही आपका समय बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बेहतरीन तैयारी कीजिए और हमारी शुभकामनाएं सभी शिक्षक बंधुओं से हैं कि आप बेहतर प्रदर्शन करें, सिलेक्शन पाएं, अपने अपने परिवार का नाम रोशन करें। चलिए शुरुआत करते हैं। 30 प्रश्नों में से आप लोगों का जितना भी फीडबैक हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थार्डाइक नियम है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। आज दिल से एक आवाज़ आई है कि थार्डाइक महोदय से एक प्रश्न आपके एग्जाम पर छप गया है। जी हाँ, एक प्रश्न थार्डाइक महोदय से आएगा, ध्यान रखिएगा। तो थार्डाइक ने अधिगम में सभी लोग जानते 3 मुख्य नियम दिए हैं और 3 मुख्य नियम में से आपका कौन कौन है? अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या परिणाम का नियम। तो आप देख रहे होंगे सेकंड ऑप्शन दिया गया है अभ्यास का नियम। ये हमारे अधिगम के मुख्य नियम के थार्डाइक का नियम है। बाकी आपके जो तीनों हैं ये मुख्य नियम पर नहीं आते हैं। ठीक है, आप जानते हैं थार्डाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 2 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिसके प्रयोग से अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है। और सीखने के नियम में तत्परता, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, या इसे क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा। परिणाम के साथ साथ प्रभाव का नियम भी इसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम अवरोधक नहीं है? प्रेरणा का अभाव, जीवन से ना जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। तो अधिगम परिस्थिति जो होती है यह प्रभावी अधिगम अवरोधक नहीं कहलाती है। प्रभावी अधिगम अवरोधक क्या कहलाता है? प्रेरणा का अभाव होना, जीवन से न जोड़ना, या इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अधिगम परिस्थिति जो होती है यह प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है जो कि लॉजिकल प्रश्न है, आपके नए कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न है आपके, कि कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? आधा इकाई, स्मृति भंडारण इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, प्रदाय इकाई। देखिए, अगर यहीं पर आपके ऑप्शन सीपीयू दिया होता तो आप सीपीयू क्लिक कर लेते, लेकिन हो सकता है आप इसका हिंदी रूपांतरण या हिंदी नाम ना पता हो। तो कंप्यूटर के किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई की बात करेंगे। जी हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की भाषा में बोला जाए। कंप्यूटर के सारे इनपुट और आउटपुट उपकरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आंकिक तथा तार्किक संचार व्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसी संचार व्यवस्था के माध्यम से इनपुट आउटपुट जो उपकरण होता है हर तरह की डाटा जो है सीपीयू को भेजता रहता है। चौथा प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि जो सहायक सामग्री नहीं है। आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाटक प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, सभी को लीजिएगा। तो शिक्षण अधिगम सामग्रियों के संबंधित गतिविधि जो सहायक सामग्री होती है वह कहलाता है क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन एंड नाटक कहलाता है। लेकिन आपका जो है ओवर प्रोजेक्टर नहीं होता। तो ओवरहेड जो प्रोजेक्टर होता है इसके नाम से ही पता चलता है कि यह प्रोजेक्टर है जिसमें दर्शाए जाने वाला समस्त प्रकार का आउटपुट दिखाने वाले के पीछे तथा उसके सिर के ऊपर से आता है और उसे ही ओवरहेड प्रोजेक्टर कहा जाता है तथा पर्दे पर बोलने वाले के पीछे से एक कोड के रूप में प्रतिबिंबित हो जाती है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन पाना, सभी कमेंट कीजिएगा, अपना अपना फीडबैक, अपना अपना स्कोर फीडबैक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण किसका प्रकार होता है? शाब्दिक अंत्यक्रिया का, अशाब्दिक अंत्यक्रिया का, ए व बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। आपका प्रत्येक कमेंट आ चुका है कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण का जो प्रकार होता है शाब्दिक अंत्यक्रिया का भी होता है, अशाब्दिक अंत्यक्रिया का होता है।
अर्थात ए व बी दोनों हो जाएगा। जी हाँ, कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार जो होता है शाब्दिक अंत्यक्रिया और अशाब्दिक अंत्यक्रिया दोनों रूपों में होता है। छठा प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित होता है या समस्या केंद्रित होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो अनुदेशन प्रणाली के उपागम की अगर बात करते हैं, जी हाँ, अनुदेशन उपागम जो प्रणाली होती है वह किस पर होती है, या अनुदेशन का प्रणाली उपागम आपका समस्या केंद्रित की बात करेंगे। जी हाँ, समस्या केंद्रित पर होती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अनुदेशन प्रारूप इन कौशलों, प्रविधियों और युक्तों आदि के माध्यम से शैक्षिक वातावरण को नियंत्रित करते हैं और कक्षा में सीखने तथा सिखाने के कार्य को सरल, सुगम और उपादेय बनाने में सहायता भी करते हैं। सातवां प्रश्न है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि की बात करेंगे या उपयुक्त सभी की बात करते हैं। देखिए, हर एक शिक्षा बंधु में एक लालच सा आ जाता है, जब भी उपयुक्त सभी ऑप्शन देखते एक लालच आता है बस उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम प्रश्न को समझिए, पढ़िए और फिर इसके बाद फीडबैक कीजिए। तो समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण वाद विवाद विधि भी होता है, कार्यशाला विधि भी है और विचार गोष्ठी विधि भी है। तो समूह विधियों में द्वारा, ठीक है, तो तीनों हमारे समूह से संबंधित है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी पैरामित्र अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कर रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है कि यह संतुलन प्रदान करता है। समायोजन यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो यहाँ पे निगेटिव नकारात्मक है, तो निगेटिव नकारात्मक ऑप्शन देखिए कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। निगेटिव प्रश्न दिया गया है, निगेटिव ऑप्शन दिया गया है। तो संयोजन के संदर्भ में, क्योंकि संयोजन जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि जब भी जीवन होता है हमें निरंतर क्या है संयोजन करना ही करना पड़ेगा, चाहे बुढ़ापा में हो, चाहे बालकपन में हो, चाहे किशोरावस्था में हो, चाहे बाल्यावस्था में हो, चाहे शैशवावस्था में हो, चाहे युवावस्था में हो, चाहे प्रौढ़ावस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो आपको संयोजन करना ही पड़ेगा। ये जिंदगी है, ये जीवन है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सी ऑप्शन हमारा नेगेटिव दिया गया है। बाकी संयोजन यह संतुलित प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम संयोजन बनाएंगे तो संतुलन बनेगा। यह समस्या का समाधान भी करता है, ठीक है, और संयोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव और संघर्ष चिंताओं से घिरा भी रहता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए संयोजन बना के चलिए, सारे सब्जेक्ट का संयोजन बनाइए, बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए और सिलेक्शन का रास्ता आसान कीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक क्या हो जाएगा, सामाजिक परिवेश। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने पहले ऑप्शन को चूज किया है, बिल्कुल सही किया है, करेक्ट आंसर किया है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता की बात करेंगे, उपयुक्त सभी की बात करेंगे। चलिए, मन में लालच आ चुका है, मन में लड्डू फूट चुके हैं कि उपयुक्त सभी वाला सही होगा। तो कौन सा सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है। देखिए, सहनशीलता भी होता है, आत्मविश्वास भी है, संवेगात्मक परिपक्वता। देखिए, सहनशीलता, आत्मविश्वास, परिपक्वता, ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव है, एक एनर्जी पैदा करते हैं। ठीक है, तो हमें ये लग रहा है कि तीनों ऑप्शन जो है पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव प्रश्न हमारा पूछा गया है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त सभी की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह है गेट्स हैं, काल्विन हैं, सी स्किनर हैं या प्रेसी महोदय जी हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। आपको बता देता हूँ, कथन एक या दो जरूर आएंगे, बाल विकास की बात करेंगे। तो प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह महोदय आपके गेट्स व अन्य का कथन हो जाता है। और इसी पर मार्गन और गिलीलैंड का क्या कथन है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। ठीक है, तो मार्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। ये आपको रिमाइंड करते रहना अपने मस्तिष्क पर। ठीक है, और ऐसा पढ़िए, ऐसे प्रैक्टिस अभ्यास को अटेंड कीजिए, जब भी एग्जाम में प्रश्न आए आपको याद आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर आपने जायसवाल सर ने ये बताया था। जी हाँ। अगला प्रश्न है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर के बाहर निकलता है या अपने जन्म से ही बोलना शुरू कर देता है।
तो आप जानते हैं कोई भी बालक सीखना कब शुरू करता है, वह अपने जन्म से ही बच्चा शुरू कर देता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, 13वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, अनुभव है, परिपक्वता है, शारीरिक विकास है या कौशल के विकास की बात करेंगे। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम ही कौशल का विकास होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। जी हाँ। 15वां प्रश्न है, लगभग यह प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न को आधे प्रश्न जब कंप्लीट करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। अर्थात रायबर्न ने शिक्षा के 3 संबंधों को बताया है, बच्चे और शिक्षक से संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। देखिए रायबर्न के अनुसार यहाँ पे 2 प्रश्न हमारे क्लियर हो जाएंगे कि 3 संबंधों में जो सम्मिलित है वह होता है बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। इन तीनों में जो है रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंध सम्मिलित हैं, लेकिन जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है शिक्षक और विषय में कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को क्रैक करना, एग्जाम में 101% सिलेक्शन को पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो अधिगम जो होता है प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है? तो अधिगम का प्रतिफल, देखिए कोई भी जब हम सीखते हैं उसका प्रतिफल मिलता है, एग्जाम मिलता है और सकारात्मक एग्जाम मिलता है। ठीक है, तो वह जो प्रतिफल, इसका तात्पर्य क्या होता है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य पुस्तक का या पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं अधिगम प्रतिफल का जो तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है बालक के व्यवहार में होने वाले, किसकी बात करेंगे? परिवर्तन की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपके पढ़ा रहे हैं और बालक में व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है तो वह जो अधिगम कहलाता है, अधिगम का प्रतिफल अधिगम सकारात्मक कहलाता है, पॉजिटिव अधिगम कहलाता है। 17वां प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। शारीरिक परिवर्तन की बात करेंगे, व्यवहार में स्थिरता की बात करेंगे, अस्थिरता की समस्या की बात करेंगे, संवेगात्मक समस्याएं की बात करेंगे। इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कौन जो है किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? आप जानते हैं कि शारीरिक परिवर्तन जो होता है ये किशोरावस्था का लक्षण है। अस्थिरता की समस्या किशोरावस्था की आपकी अवस्था की लक्षण कहला जाएगा। संवेगात्मक जो समस्याएं होती हैं ये भी किशोरावस्था के लक्षण कहलाती हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिरता ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं, क्योंकि किशोरावस्था में वह मनचला व्यक्ति होता है। ठीक है, आंधी तूफान वाली अवस्था होती है, तो व्यवहार में स्थिरता बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, और किशोर अवस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे की हड्डियां में दृढ़ता आती है, भूख काफ़ी लगती है और कामुकता की अनुभूति बालक को 13 वर्ष से होने लगती है। इसका कारण है उसके शरीर में स्थित ग्रंथियों का स्त्राव होता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, या बच्चों के चरित्र निर्माण में, या उपयुक्त सभी में। मेरे सभी प्यारे में सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को मदद करता है, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में भी और बच्चों के चरित्र निर्माण में भी मदद करता है, अर्थात उपयुक्त सभी के लिए मदद करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा जो है मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या निरीक्षण विधि की बात करेंगे। तो प्रश्न पर ही हमारा उत्तर दिया गया, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो ये हमें जानना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ विधि कौन कौन होती है शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो वो होती है प्रयोगात्मक, उपचारात्मक और निरीक्षण। आत्मनिरीक्षण विधि यह हमारी क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि पर नहीं आती, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती है? पलायन और भय, संवेदना और आश्चर्य, युद्ध प्रीता क्रोध, या अप्रीता घृणा की बात करेंगे। तो किसमें जो है मूल वृत्ति संबंध संवेग से
मेल नहीं खाता है वह है संवेदना और आश्चर्य से मेल नहीं खाता है। बाकी पलायन और भय, युद्ध प्रीता, क्रोध और अप्रीता, घृणा जो है मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल खाती है, लेकिन संवेदना और आश्चर्य यह हमारा मेल नहीं खा रहा है। और लगभग हमारे इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पद 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 10 प्लस और करेंगे, टोटल 30 प्रश्न करेंगे और ये 30 प्रश्न आपके संपूर्ण कंसेप्ट का पूरा निचोड़ है। अगला प्रश्न है, संवेग जो होता है समानतः सुख देता है, करुणा, एकाकीपन, भूख या आत्म अभिमान की बात करेंगे। देखिए संवेग जो होता है, यहाँ पे संवेग कर लीजिएगा, जो संवेग होता है वो समानतः क्या सुख देता है, आत्म अभिमान की बात करें, आत्माभिमान की बात करेंगे। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ फाइल नोट्स, सारे अभ्यास प्रश्न के आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको कुछ नहीं, केवल सिंपल सा सर्च करना है टेलीग्राम पे जायसवाल कोचिंग सेंटर। ग्रुप पर ज्वाइन होना, मुझे पर्सनल मैसेज मत कीजिए, ग्रुप पे ज्वाइन होइए। ग्रुप पे आपको टेक्स्ट रीडर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए कोई भी, और वहाँ पे सारे पीडीएफ फाइल आपको, फाइल जैसे नाम पे टच करेंगे फाइल ऑप्शन आएगा, उसमें आपका क्लिक कर लेना है। सारे पीडीएफ फाइल, हज़ारों पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का फीडबैक जान लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अमूर्त जो है स्थायी भाव है, आदर, निवास स्थान, पशु या क्रोध की बात करेंगे। तो कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ऐसा अमूर्त जो आपका स्थायी भाव प्रकट करता है वह है आदर। जी हाँ, आदर जो होता है अमूर्त जो स्थायी भाव कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के वे शब्द कहना किसका उदाहरण होगा। मान लीजिए कोई दुखी व्यक्ति है, उसको सहानुभूति के वो शब्द कहने, यह सक्रिय सहानुभूति का उदाहरण है, निष्क्रिय सहानुभूति का, व्यक्तिगत सहानुभूति का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऐसा, देखिए दुख की बात होती है तो दुखी व्यक्ति को अगर सहानुभूति का वो शब्द कहता है, इसका उदाहरण निष्क्रिय सहानुभूति का ही कहलाएगा। और ये आपके एग्जाम पर आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, एमपीटेड ग्रेड 2 का यह प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं होता। यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, उपरोक्त सभी। मन में लालच लड्डू फूट गया है, क्योंकि हमने ऑप्शन उपरोक्त सभी को देखा है। जी हाँ, लालच, मन में लड्डू जो फूटता है, मन में लड्डू के लालच, उसको अवॉइड भी करना है। ठीक है, प्रत्येक बार उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होता है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। देखिए किसी भी व्यक्ति के विकास में यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, और वृद्धि विकास का एक हिस्सा होता है। वृद्धि क्या है, विकास का एक हिस्सा है, ना कि विकास वृद्धि का एक हिस्सा है, विकास का हिस्सा है। विकास का क्या हिस्सा है, वृद्धि कहलाएगी। और परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, ये हमारे जो है विकास के संबंध में तीसरा ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर जो है वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर अवस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान का विरोध की अवस्था है। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेनले हॉल जी ने क्या कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किसने कहा है, स्टेनले हॉल महोदय जी ने कहा है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ये भी नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। हम बात करें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व की बात करेंगे, तीव्र समायोजन की बात करेंगे। तो कौन सी जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, सभी लोग बताइए। तो आप जानते हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व के विकास, ये जो है आपके क्या कहलाते हैं, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। लेकिन तीव्र जो है समायोजन, तीव्र संयोजन जो है आपकी किशोरावस्था की विशेषता नहीं कहलाती। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यता का विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, आत्म व्यक्ति से, या सहयोगात्मक कार्यों से, या उपयुक्त सभी के। सभी कमेंट कीजिएगा। तो बालकों के अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास क्या होता है। तो बालकों के अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास आपका साथियों रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से होता है, आत्मा अभिव्यक्ति से होता है, सहयोगात्मक कार्यों से भी होता है, अर्थात उपयुक्त सभी डी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संकल्प शक्ति को, या बच्चे के आत्मविश्वास को करते हैं। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस प्रश्न का फीडबैक आपसे जानना चाहते हैं कि थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से किसको प्रभावित करते हैं। तो यह बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं।
बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और बचे हैं, इसको भी जल्द कंप्लीट करते हैं। और अगली क्लास जल्द ही हमारे देखिए एक ऐसी वीडियो मैराथन लाने वाले हैं जिसमें आपका बाल्यावस्था भी शामिल होगा, ठीक है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इन तीनों अवस्थाओं से महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं, टॉप 50 या टॉप 100 प्रश्न जल्द ही आएगा इनसे संबंधित, ठीक है। टॉप 50 महत्वपूर्ण 50 प्रश्न या 40, 30, 35 जितने भी होंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, जल्दी वो आपका गोल्डन वीडियो एग्जाम के पहले आने वाला है, जो आपके लिए बाल विकास के 30 में से 25 को प्लस का स्कोर करने के लिए बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का फीडबैक जान लेते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था, आप सभी जानते हैं, वुडवर्थ महोदय जी का कथन है। जी हाँ, अधिगम ही शिक्षा है, इसलिए विलियम वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है। सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक ने इसे मानसिक प्रक्रिया माना है जो जीवन भर चलती रहती है। आपका 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? कि सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी होता है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं होती हैं। तो सीखने के संबंध में सही यहाँ पे क्या कथन नहीं होगा, सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, फीडबैक कीजिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के संबंध में सही नहीं है? कि सीखना कुछ नया है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, या सीखना असफलताओं के कारण समझने की असफलताएं। तो डी ऑप्शन हमारा नेगेटिव दिया गया है, डी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सीखने के संबंध में हमारे सीखना नया, अनुभवों का संगठन और सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये तीनों सही हैं। डी हमारा नकारात्मक है, नकारात्मक प्रश्न है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 में से आप लोगों ने फीडबैक कितना किया, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जायसवाल कोचिंग सेंटर टीटी फैमिली को, तो इंस्टाग्राम पे जाइए, पेज पर जरूर फॉलो कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज पर लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हजारों एमसीक्यूज डेली इन्फॉर्मेशन आपको टीटी जगत से, शिक्षा जगत से मिलती रहती है। तो साथियों, मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द ही मिलता हूँ आपके अगले प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र पर। जल्द ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है आपकी, तो वेट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बना के रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि सारी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।